हेलो गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे फीचर्स ऑफ डीएनए। जैसे कि किसी भी चीज़ के कोई फीचर होते हैं, उनका रंग कैसा है, लेंथ में कैसे हैं, विड्थ कैसे हैं, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, वो वैसे ही सेम चीज़ हम डीएनए के बारे में देखेंगे। इस वीडियो में जितना भी हम फीचर्स देखेंगे वो वाटसन एंड क्रिक के मॉडल के हिसाब से देखेंगे, और सारे फीचर्स जो हैं वो बीटा डीएनए के यानी बी डीएनए के हैं। इस वीडियो को देखने से पहले आप न्यूक्लियोटाइड का स्ट्रक्चर या फिर पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का फॉर्मेशन कैसे होता है, अगर आपको वो नहीं पता तो वीडियो आई बटन में मिल जाएगी, पहले वो देखें, तभी फीचर पढ़ने का कोई फायदा है। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है या फिर नीट जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए पढ़ते हैं फीचर्स ऑफ डीएनए। डीएनए जो होता है बेसिकली एक लॉन्ग पॉलीन्यूक्लियोटाइड की चेन है, काफी लंबा जो है ये पॉलीमर है। और अगर मैं एक टिपिकल डीएनए को देखूं तो वो कुछ ऐसा नजर आता है, मतलब ये हेलिक्स की शेप में। जो डीएनए का स्ट्रक्चर वाटसन एंड क्रिक ने बताया था वो क्या बताया था कि एक हेलिक्स जैसा शेप का होता है। ओके, इस हेलिक्स के बाहर तरफ ये जो है इसे बोला जाता है बैकबोन, और ये जो बैकबोन है ये बनी होती है शुगर की प्लस में फॉस्फेट ग्रुप की, और जो नाइट्रोजन बेसिस हैं वो अंदर की तरफ होते हैं और यहाँ पे क्या है बॉन्ड बना के रखते हैं। तो बेसिकली अगर मैं बोलूं तो यहाँ पे काफी सारे बॉन्ड हमें देखने को मिलते हैं। बैकबोन में हमें फोस्फो डाइएस्टर देखने को मिलता है। इसके अलावा नाइट्रोजन बेसिस के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलता है। शुगर के साथ में नाइट्रोजन बेस जो है वो अटैच होता है एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से, तो ये बॉन्ड हमें देखने को मिलता है। और डीएनए को आप ऐसे समझ सकते हो कि मान लो रोप वाली सीढ़ी देखी आपने, जो ऐसे रोल भी हो जाती है, मतलब ऐसे समेटी भी जा सकती है, और इसके बीच में ये जो है सीढ़ी में जो बीच में होता है, और इसको मैं इस तरफ से और इस तरफ से रोटेट करना शुरू करूं तो ये कुछ ऐसी कॉइलिंग हो जाएगी। अब ये जो कॉइलिंग है ये भी एक पर्टिकुलर फैशन में होती है। जैसे जो बी डीएनए है उसमें ये राइट हैंड फैशन में होती है, यानी एक तरफ से ज्यादा कॉइलिंग देखने को मिलती है, तभी जो है यहाँ पे ये ग्रुप जो है वो ज्यादा है और ये जो है ये थोड़ा ग्रुप है। बीटा डीएनए आपको याद रखना है कि राइट हैंड फैशन में कॉइल होता है। इसके अलावा चलो और प्रॉपर्टीज देखते हैं। अगर मैं डीएनए की एक अच्छी इमेज दिखाना चाहूं तो वो कुछ ऐसी दिखेगी। इसके अंदर आप चीज एक नोटिस करना कि जो कॉइलिंग है वो इस तरीके से है कि मान लो इस चेन का ये न्यूक्लियोटाइड सामने की तरफ दिख रहा है, तो इसी चेन का अगली बार जब ये कॉइल होते होते इसी चेन का एक न्यूक्लियोटाइड जो है पीछे की तरफ भी दिखेगा। यहाँ पे ये जो है चेन आगे से चलते चलते पीछे मुड़ गई, और फिर आगे चलकर अगेन ये जो है आगे की तरफ दिखेगा। तो एक तरीके से देखें तो ये यहाँ से चला, मान लो यहाँ पे 0 डिग्री मैं मानूं, धीरे धीरे इसने टर्न लेना शुरू किया 0 डिग्री से, यहाँ पे ये पहुंचा तो ये टर्न जो है वो 180 डिग्री का हो गया, है ना, क्योंकि अपनी पोजीशन से वो पूरी एक तरीके से अपोजिट वाली पोजीशन पे चला गया। और फिर से जब मैं आगे की तरफ बढ़ा तो ये वाला जो न्यूक्लियोटाइड है इसी चेन का, सेम चेन होनी चाहिए, ये 360 टर्न ले चुका है, यानी पहले जहां था वहीं से शुरुआत, जहां से शुरुआत की थी वहीं पे आखिर में पहुंच गया, तो 360 टर्न। अब ये जो पूरा 0 डिग्री से लेके 360 टर्न जो लगा है इसे हम बोलते हैं पिच। कोई भी हेलिक्स हो उसकी हम इस डिस्टेंस को जिसमें वो पूरी तरीके से एक चक्कर लगा लेते हैं उसे बोलते हैं पिच। अब एक पिच के अंदर हमें 10 बेस पेयर देखने को मिलते हैं। अब ये बेस पेयर क्या है भाई, एक न्यूक्लियोटाइड ये है, एक न्यूक्लियोटाइड ये है, दोनों ने बीच में बॉन्डिंग बना रखी है, तो हम इस पूरे को कलेक्टिवली एक बेस पेयर बोल देते हैं। ठीक है, अब एक पिच में हमें 10 बेस पेयर मिलते हैं, और एक पिच के अंदर जो टर्न लिया गया है वो 360 डिग्री का लिया गया है, यानी दो बेस पेयर के बीच का जो टर्न है वो सिंपल मैथ से आता है 36 डिग्री, है ना। 10 बेस पेयर ने जब 360 डिग्री का टर्न लिया है तो एक बेस पेयर कितना टर्न लेता है अगले की बजाय कंपैरिजन में 360 डिग्री, सॉरी 36 डिग्री, राइट। इसे आप ऐसे समझो कि भाई मैं 3D की फॉर्म में बना रहा हूं, यहां पे एक बेस पेयर है, अब अगला जो बेस पेयर आएगा वो इस लाइन से 36 डिग्री ऐसे देखने को मिलेगा। इससे अगला बेस पेयर फिर से 360 डिग्री, 36 डिग्री, सॉरी मैं बार बार 360 बोल रहा हूँ, 36 डिग्री। इससे अगला वाला जो होगा वो भी अगेन जो है इनके बीच में एंगल का डिफरेंस आएगा वो 36 डिग्री, और ऐसे जब 10 बेस पेयर हो जाएंगे ना तब ये जो टोटल कॉइलिंग है वो 360 डिग्री की हो जाएगी। अब एक पिच की जो लेंथ होती है वो 3.4 नैनोमीटर है। आप इसे चाहें तो नैनोमीटर में याद कर लें, चाहे तो एंगस्ट्रॉम में याद कर लें, क्योंकि बायोमोलिक्यूल्स का जो चैप्टर है क्लास 11th में उसमें जो डीएनए का स्ट्रक्चर है वहां पे एंगस्ट्रॉम में दे रखी है सारी की सारी ये जो डायमेंशंस है। नैनोमीटर क्या होता है 10 की पावर -9 मीटर, और एंगस्ट्रॉम होता है 10 की पावर -10 मीटर। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि एक नैनोमीटर में 10 एंगस्ट्रॉम आते हैं। ठीक है, आप जैसे चाहें वैसे याद कर लीजिए, बट कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए एग्जाम सेंटर में कि भाई हमने ये 3.4 याद तो कर लिया लेकिन ये एंगस्ट्रॉम था या नैनोमीटर था, ऐसी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अच्छा, 3.4 नैनोमीटर की एक पूरी पिच होती है जिसमें 10 बेस पेयर हैं। अगर मैं 10 बेस पेयर के हिसाब से देखूं तो 3.4 नैनोमीटर है, लेकिन अगर दो बेस पेयर के बीच का डिस्टेंस देखूं, जैसा कि यहाँ पे एक बेस पेयर ये, एक बेस पेयर ये, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना मुझे मिलेगा 0.34 नैनोमीटर। ओके, ये डायमेंशंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं ओवरऑल देखूं कि डायमीटर कितना है, ये मैं लेंथ इस तरफ से जो है नाप रहा हूं, यानी लेंथ वाले हिस्से से।
अगर मैं देखूं कि डायामीटर कितना है, तो डायामीटर अगर मैं ये नापना चाहूँ तो ये बेसिकली आता है 2 नैनोमीटर, और ये जो पूरा का पूरा है वो कांस्टेंट रहता है थ्रू आउट डीएनए, यानी आपको दोनों स्ट्रैंड के बीच का जो डिस्टेंस है, यानी ये स्ट्रैंड नंबर 1 और ये स्ट्रैंड नंबर 2, इसके बीच का ये जो डिस्टेंस है ये वाला, ये कितना देखने को मिलता है, 2 नैनोमीटर। इसके अलावा आप एक चीज यहां पे देख सकते हैं कि एक जो स्ट्रैंड है उसको हम बुलाते हैं 5 प्राइम से लेकर 3 प्राइम, दूसरी जो स्ट्रैंड है 5 प्राइम के सामने 3 प्राइम है, और 3 प्राइम इस वाले स्ट्रैंड के सामने 5 प्राइम है। बेसिकली यहाँ पे जो है पोलैरिटी अपोजिट हो गई है। ओके, अब इसका मतलब क्या है भाई, 5 प्राइम प्राइम एंड का मतलब होता है कि 5th नंबर जो कार्बन है वो बॉन्ड बनाने के लिए रेडी है, यहाँ पे इस केस में फॉस्फेट। अब ये चाहे तो आगे और बॉन्ड बना सकता है और स्ट्रैंड को आगे बढ़ा सकता है। 3 प्राइम एंड का मतलब है कि जो ये 3rd नंबर वाला कार्बन है ना, ये बॉन्ड बनाने के लिए अवेलेबल है। तो इस तरीके से ये नेमिंग हुई है। आपको ये ध्यान रखना है कि दोनों स्ट्रैंड जो है वो पोलैरिटी में एक दूसरे से क्या होती है, अपोजिट होती है। आप अपोजिट से एक चीज देख सकते हैं कि यहाँ पे शुगर जो है मान लो सीधी दिखाई दे रही है, तो यहाँ पे जो शुगर है ये उल्टी दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से ये जो है एक दूसरे से क्या होते हैं, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एंटी पैरेलल होना। ओके, और ये जो आपको डिस्टेंस देखने को मिल रहा है ये आपको मिलेगा 2 नैनोमीटर। दोनों जो बेस पेयर्स होते हैं, मतलब दोनों बेस पेयर कहने का मतलब है कि दोनों न्यूक्लियोटाइड जो एक दूसरे के आमने सामने हैं, जैसे ये न्यूक्लियोटाइड इसका ये बेस पेयर, ये न्यूक्लियोटाइड इसका ये बेस पेयर, आपस में क्या बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाते हैं। और ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड है ये एडिशनल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है डीएनए के स्ट्रक्चर को। अगर मैं बात करूं एडेनाइन और थाइमिन की, तो इनके बीच में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूं ग्वानिन और साइटोसिन की, तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन बॉन्ड देखने को मिलता है। अब एक बार एक बहुत ही फनी इंसिडेंट हुआ जब मैंने ऐसा डीएनए बनाया कि एडेनाइन ने थाइमिन के साथ में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड बनाए, ग्वानिन ने 3 बॉन्ड बनाए साइटोसिन के साथ में। और ये दिखा के मैंने ऐसे किया कि भाई ये जो डिस्टेंस है, उससे पहले मैंने ये बता चुका था कि भाई ये 2 नैनोमीटर क्या होता है, कांस्टेंट होता है थ्रू आउट। तो एक बच्चे ने सवाल पूछा कि सर देखो, केमिस्ट्री में हमने पढ़ा है कि अगर मान लो नाइट्रोजन के बीच में डबल बॉन्ड बना है और एक नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड बना है, तो केमिस्ट्री का रूल ये कहता है कि बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा, बॉन्ड ऑर्डर का बेसिकली मतलब निकाल सकते हो कि भाई नंबर ऑफ बॉन्ड कितने हैं, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है बॉन्ड की लेंथ। यानी बॉन्ड ऑर्डर जितना ज्यादा, यानी नंबर ऑफ बॉन्ड जितने ज्यादा हैं उतनी कम लेंथ है होती है उस बॉन्ड की। जैसे सिंगल बॉन्ड सबसे लंबा होता है लेंथ में, उसके बाद में डबल बॉन्ड होता है, और सबसे कम जो लेंथ होती है वो ट्रिपल बॉन्ड की। तो बच्चे का सवाल ये था कि सर देखो, इसमें यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, ये जो डिस्टेंस है ये बराबर कैसे हुई, ये तो लंबा होना चाहिए इसके कंपैरिजन में, तो ये दोनों 2 नैनोमीटर कैसे कांस्टेंट हो रहा है। अब बच्चे यहाँ पे मैं आपसे चाहूंगा कि कमेंट सेक्शन में बताओ क्या ये लॉजिक सही है, या फिर यहाँ पे केमिस्ट्री झूठ बोल रही है या बायो झूठ बोल रहे है। एक्चुअल में ये जो रूल लगता है ना, ये वाला जो बिल्कुल सही है, ये लगता है 2 एटम्स के बीच में। यहाँ पे एडेनाइन और थाइमिन जो है एक्चुअल में पूरा एक मॉलिक्यूल है। ओके, इनके अंदर एटम्स जो हैं वो ये हैं। एक्चुअल में जो बॉन्ड बन रहा है वो एटम्स के बीच में सिंगल ही बन रहा है, बट मॉलिक्यूल्स के बीच में 2 बन रहे हैं। ओके, जैसे ग्वानिन में ये बॉन्ड एटम्स की बात करें तो ये सिंगल बॉन्ड ही है, इन एटम्स की बात करें तो ये सिंगल बॉन्ड है, इन एटम्स की बात करें तो ये सिंगल बॉन्ड है। लेकिन अगर मैं ग्वानिन ओवरऑल और साइटोसिन ओवरऑल को देखूं तो यहाँ पे मेरे को 3 बॉन्ड देखने को मिल रहे हैं। तो इस वजह से जो है ये लेंथ बराबर आती है। तो यहाँ पे हम एनसीईआरटी के कुछ पॉइंट्स भी देख लेते हैं। एनसीईआरटी में जितने भी पॉइंट्स दे रखे हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हैं, तो आप फटाफट यहाँ पे एनसीईआरटी के पॉइंट्स देख सकते हैं। ये 5 पॉइंट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप इनको रिवाइज करें। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो। थैंक यू सो मच।